हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह लेक्चर 23 है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इन लेक्चर्स को अगर आप अच्छे से सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आप काफी आसानी से आने वाले प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की तैयारी कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम जुडिशियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, इसके बाद हाई कोर्ट को देखेंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखेंगे अगले पार्ट्स में। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, Who/which of the following is the custodian of the Constitution of India? 2015 में यह सवाल पूछा गया था। आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है। यह कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको समझना पड़ेगा कि कस्टोडियन का मतलब क्या होता है। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला। कौन कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, कौन उसका फाइनल इंटरप्रेटर है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंटरप्रेट कर सकता है, तो ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। तो इसलिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहलाता है। कुछ लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके डिटेल को समझते हैं। कस्टोडियन का हिंदी में मतलब होता है रखवाला। अगर किसी चीज का कोई देखभाल करता है या उसका केयर करता है तो उसे उस चीज का कस्टोडियन कहा जाता है। अब समझते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन है, कैसे उसका रखवाला है। देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स डिनाई करता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में सेटल किया जाता है। यह आर्टिकल 131 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी लॉ डिक्लेयर करती है तो बाकी सारे कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग होता है। यह आर्टिकल 141 में कहा गया है। इसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है। यह आर्टिकल 142 में कहा गया है। प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस लेना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। यह आर्टिकल 143 में कहा गया है। तो अब देखिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है, कैसे उसके पास पावर है कि वो सारे प्रोविजन को प्रोटेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरह का कोई डाउट अराइज आता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो उसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है। यह आर्टिकल 147 में कहा गया है। आप देख सकते हैं कैसे इतने सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, उसे इंटरप्रेट करता है, आपके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। आपका अगला सवाल है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। 2014 में यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपका ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है द पार्लियामेंट, सी है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी है लॉ कमीशन। यह पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या चेंज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। 2014 में यह सवाल पूछा गया था। इसके डिटेल को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर और प्रोसीजर को वर्णित किया गया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इन सारे चीजों को रेगुलेट कर सकती है। पार्लियामेंट को इसके लिए ऑथराइज किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 30 जज हैं। टाइम टू टाइम इन जजों की जो संख्या है वो चेंज होती आई है। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उस समय 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जज। फिर उसे 1956 में 10 कर दिया गया, फिर 1960 में 13 कर दिया गया, फिर 1977 में 17 कर दिया गया और 1986 में 25 कर दिया गया। इस 25 से 31 2009 में हुआ जब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008 को पास किया। तो इसे आप ध्यान रखें कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जजों की संख्या चेंज करती आई है, आगे भी चेंज कर सकती है। अभी जो करंट नंबर है इसे भी आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास यह अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के
जजों की संख्या चेंज कर सकती है, उनके जुरिस्डिक्शन को भी बढ़ा सकती है, और भी बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आगे उसे हम देखेंगे। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2012 में यह सवाल पूछा गया था। आपका स्टेटमेंट 1 है, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. Second statement है, the Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only. Third statement है, the salaries of judges are charged on Consolidated Fund of India, to which the legislature does not have to vote. Fourth statement है, the appointments of officer and staff of Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. ये सवाल काफी अच्छा है, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो काफी आसान बनाए गए हैं। आप समझिए कैसे। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ और ऑफिसर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे तो इससे सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी कैसे इंश्योर होगी? नहीं होगी। तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है, आप पढ़ते ही इसे गलत कर देंगे। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी, तो आप देखिए ये आपका गलत हो जाता है। अगर 4 गलत होता है तो आपके आंसर आ गए। आपका बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बारे में नहीं भी पता है फिर भी आप इस सवाल को बना सकते थे। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही यूपीएससी बड़े सवाल देती है, उसमें 4-5 स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहां हुआ है। जो इसका पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड स्टेटमेंट है यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करेगी और प्रेसिडेंट उसे रिमूव करेंगे, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। और जो थर्ड है, इसे बनाया गया है जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी के लिए, क्योंकि इनके जजेस की सैलरी और जो भी इन्हें अलाउंसेस मिलते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं और पार्लियामेंट में यह वोटेबल नहीं है। तो आपका आंसर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही होता है। इस तरह से आपका आंसर आता है ए। काफी अच्छा सवाल था, लेकिन इसके ऑप्शन काफी आसान थे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति जब प्रेसिडेंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से कंसल्ट करते हैं, साथ ही साथ वो चाहे तो हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो। अन्य जजों की नियुक्ति जब होती है तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, और भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से वो कंसल्ट कर सकते हैं अगर उन्हें नेसेसरी लगता है तो। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट वो मानने के लिए बाध्य हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को यह रिमूवल तभी करना होगा जब पार्लियामेंट कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास करेगी। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट तभी पास कर सकती है जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो, दोनों सदनों में सेपरेटली। वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है? टोटल जो मेंबर्स हैं उसकी मेजोरिटी प्लस उस दिन वोटिंग और प्रेजेंट में कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बस 2 ग्राउंड्स पे ऐसे रेजोल्यूशन लाए जा सकते हैं, एक है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट को और किसी भी कोर्ट को इंडिपेंडेंट होने के लिए उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस और उन्हें जो भी प्रिविलेज मिलते हैं यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है, और यह पार्लियामेंट के लिए वोटेबल नहीं है। पार्लियामेंट इस पे वोट नहीं करता है, और इनकी सैलरी टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि इनके सर्विस के दौरान इसे चेंज नहीं किया जा सकता है इनके डिसफेवर में, इनके डिसएडवांटेज में, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही हो तब। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में जजों की भी सैलरी चेंज की जा सकती है, कम की जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं बिना किसी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के, बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट कर सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। उनका जो भी सर्विस कंडीशन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग में। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
सेकेंड स्टेटमेंट है, द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय कंसर्न चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पहला स्टेटमेंट है इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को नहीं बढ़ा सकती है, यह गलत है। पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जो यूनियन लिस्ट से कंसर्न है बढ़ा सकती है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं, और बाकी हाई कोर्ट के भी जो भी स्टाफ होते हैं वहां के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है, इसे भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही होता है और पहला स्टेटमेंट गलत होता है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी, ओनली 2। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम कर सकता है, लेकिन उसके पास यह पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है। यह एक और चीज समझना है आपको कि अगर मैटर यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है तो पार्लियामेंट अकेले ही से बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई और मैटर है जो यूनियन लिस्ट में नहीं है तो उसमें स्टेट से भी एग्रीमेंट लेना जरूरी होगा पार्लियामेंट को और सेंटर को। तो इसे आपको समझना है कि अगर यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इसके लिए काम करेंगे, म्यूचुअली से बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यूनियन लिस्ट का मैटर है तो पार्लियामेंट अकेले सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट्स और सवाल दोनों रिपीट करती है। अभी जो हमने डिस्कस किया इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने पहले ही सवाल पूछ रखा है 2003 में। आप सवाल देखिए, द पावर टू इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विथ। मतलब यह है कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कौन इनलार्ज कर सकता है, हमने अभी इसे डिस्कस किया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज कर सकता है अगर वह यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है तो इसे आप समझ गए, यह काफी इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसे आप ध्यान रखिए, कभी भी यूपीएससी से रिपीट कर सकती है। इसका आंसर है सी। आपका अगला सवाल है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया to decide disputes between the center and states falls under its, या 1996 में पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करने का पावर है वो किसके अंदर आता है। आपका ऑप्शन ए है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बी है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सी है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और डी है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। जब फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा, लेकिन आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें किसी तरह की एडवाइस नहीं दी जाती है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके और डिटेल को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को काफी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का यह फाइनल इंटरप्रेटर होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होगा और फंडामेंटल राइट्स का भी गारंटर होगा। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें बिकॉज डायरेक्टली इनसे सवाल बन सकते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जुरिस्डिक्शन और पावर को हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है रिट जुरिस्डिक्शन, फिर है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, फिर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है और फेडरल कोर्ट होने के नाते इंडियन फेडरेशन में अगर किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आता है तो उसे वो सुलझाता है। यह है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में है। तो इसे आप ध्यान रखें। अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर और किसी स्टेट के बीच हो रहा है, एक या उससे ज्यादा स्टेट के बीच हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुलझाएगा। साथ ही साथ सेंटर और स्टेट एक साइड है, एक स्टेट और सेंटर और बाकी स्टेट अलग साइड है, या दो स्टेट एक साइड है तो उसे भी सुलझाएगा। अगर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है यह एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि कोई और कोर्ट इस डिस्प्यूट को नहीं सुनेगा, और ओरिजिनल का मतलब यह है कि सबसे पहले यह सुप्रीम कोर्ट में ही अपील किया जाएगा, ना कि किसी और जगह से अपील होकर के आएगा। तो इसे आप ध्यान रखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको भूलना नहीं है। साथ ही साथ आपको एक और चीज समझना है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला कि जो भी डिस्प्यूट है
वो लीगल राइट के डिपेंडेंस से रिलेटेड होना चाहिए कि उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुए है, जो भी लीगल राइट्स है उसका एग्जिस्टेंस कैसे है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। या किसी भी तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन से डील नहीं करता है, पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन से यह बिल्कुल डील नहीं करता है। यह जुरिस्डिक्शन सिर्फ लीगल डिपेंडेंस पे डील करता है कि लीगल राइट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे आता है, इस तरह के क्वेश्चन से ये जुरिस्डिक्शन डील करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अभी जो हमने डिस्कस किया है इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में रिपीट कर लेती है। वो 1996 में पूछा गया था और आप देखिए कि 18 साल बाद यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर लेती है। सेम सवाल है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन सेम है। तो इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में इन सारे पुराने कॉन्सेप्ट से 2-3 सवाल आने ही आने हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। इसका आंसर है सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यूपीएससी ने एक बार फिर सवाल पूछा है 2012 में। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए, काफी अच्छा सवाल है। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? आपका स्टेटमेंट 1 है, a dispute between Government of India and one or more state. सेकेंड है, dispute regarding election to either House of Parliament or that of legislature of the state. थर्ड स्टेटमेंट है, dispute between the Government of India and a union territory. फोर्थ है, a dispute between two or more states. अभी हमने इसे डिस्कस किया है। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इलेक्शन के इशू से डील नहीं करता है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यूनियन टेरिटरी की बात नहीं थी, सिर्फ इंडियन स्टेट्स की बात थी, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और फिर जो फोर्थ है यह बिल्कुल सही है, अगर दो स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है तो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तो इस तरह से आपका आंसर है 1 और 4 सी। काफी अच्छा सवाल था। अगर आपको पता चल जाता कि 2 गलत है तो आप आसानी से ए और बी को एलिमिनेट कर सकते थे, फिर आपको 4 के बारे में नहीं सोचना था, 1 और 3 के बारे में सोचना था। ये यूनियन टेरिटरी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे, लेकिन नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात की गई है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं की गई है। इस कारण से ऑप्शन गलत हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। आपका ऑप्शन ए है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, बी है ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस, सी है ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, डी है ओनली इफ द इशू पॉजेज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। मतलब यह है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। यह सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तभी एडवाइस देती है जब प्रेसिडेंट ये एडवाइस मांगते हैं, बाकी किसी केस में वो एडवाइस नहीं दे सकती है। तो बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं एक्सेप्ट बी। तो आपका आंसर होता है बी। इसके डिटेल को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं 2 केसेस में। वो क्या क्या केसेज हैं? अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज होता है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एंगेजमेंट है उस पे किसी तरह का डिस्प्यूट एराइज हुआ है तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है ओपिनियन देने के लिए, लेकिन सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य है प्रेसिडेंट को ओपिनियन देने के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये जो ओपिनियन है ये एडवाइजरी इन नेचर होता है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे तो इसे मान सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ऐसा सवाल बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है, लेकिन नहीं, यह बाइंडिंग नहीं होता है। आपको यह ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी ऐसे गूगली देती है और आप फंस सकते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपको फंसना नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यूपीएससी अपना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों टाइम टू टाइम रिपीट करती है। यह क्वेश्चन भी उसी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अभी जो हमने डिस्कस किया इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है 2010 में, वो 2001 में आया था। तो यूपीएससी 10 साल, 5 साल, इवन 15-15 साल बाद भी अपने कॉन्सेप्ट्स रिपीट करती है। तो आपको सारे पुराने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
टेंडर्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। पहला है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। सेकेंड है इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस। तीसरा है ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अभी हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जब एडवाइस मांगेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो इस तरह से आपका आंसर है ओनली टू बी, अपने ओन इनिशिएटिव पे नहीं दे सकती है और फंडामेंटल राइट्स के मैटर पे भी नहीं दे सकती है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस मैटर पे एडवाइस दे सकती है, किस पे नहीं दे सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है बी। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstaff.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ऐप का भी लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।